हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख राज। आज की क्लास में हम रैयतवादी व्यवस्था और दक्कन विद्रोह पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 4 है। इससे पूर्व की वीडियो में हमने बंगाल में किस प्रकार से जमींदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, क्या इसका प्रभाव पड़ा एवं संथाल आदिवासी और पहाड़ी लोगों पर किस तरह से जमींदारी प्रथा को लागू किया गया, इस वीडियो में हमने चर्चा किया है। आज की वीडियो में हमने रैयतवादी व्यवस्था और इससे उत्पन्न दक्कन विद्रोह पर चर्चा करने जा रहे हैं। रैयतवादी व्यवस्था 1820 में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा मद्रास, बम्बई और असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो किसके द्वारा? थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर द्वारा बम्बई, मद्रास, एवं असम के कुछ प्रांतों में लागू किया गया था। रैयतवादी व्यवस्था में हम ये रैयत का अर्थ होता है किसान, और वारी का अर्थ होता है स्वयं भुगतान करना। तो रैयतवादी का ही अर्थ होता है कि किसान अपनी लगान, भू राजस्व नीति में जो लगान होती थी वो लगान स्वयं कंपनी को जमा करने जाए। 1820 में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा बम्बई, मद्रास और असम के प्रांतों में लागू किया गया था। और रैयतवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसान स्वयं अपना लगान ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में जमा करवाने जाते थे। जमींदारी व्यवस्था के अनुरूप यहाँ बीच में यानी कंपनी और किसान के मध्य कोई भी व्यक्ति, बिचौलिया, दलाल नहीं थे। किसान खुद स्वयं कंपनी में अपना लगान जमा करने जाते थे। बात करते हैं कि रैयतवादी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड द्वारा 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले से अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था। 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले से अलेक्जेंडर रीड द्वारा रैयतवादी व्यवस्था का आंशिक रूप से शुरुआत किया गया था, लेकिन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। कहाँ? तो मद्रास, जिसके बाद बम्बई में लागू किया गया और उसके बाद असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। बात करते हैं कि रैयतवादी व्यवस्था में, तो रैयतवादी व्यवस्था के अंतर्गत किसान स्वयं अपना कर का भुगतान
कंपनी में जाकर करती थी या करती थी। किसान स्वयं अपना कर का भुगतान कंपनी में जाकर करती थी। किसान एवं के मध्य बिचौलिया नहीं था। किसान एवं कंपनी के मध्य कोई बिचौलिया नहीं था। यहाँ स्वयं किसान और कंपनी के मध्य तय होता था कि कितना लगान आपको देना है किसान को, और किसान स्वयं कंपनी के अकाउंट खाता में जाकर जमा करवाते थे। रैयतबाड़ी व्यवस्था पूरे भारत के भूभाग के 51% भाग पर लागू था, और जो इसके कर की दर थी 33% से 55% तक थी। कर की दर 33% से 55% तक थी। इसलिए इस व्यवस्था को चिर अस्थायी व्यवस्था भी कहा जाता है। जिसका मतलब कर की दर एक समान नहीं थी। कंपनी, ब्रिटिश सरकार अपने इच्छा अनुसार कर को 33% से लेकर 55% के बीच तक बढ़ाते घटाते रहते थे। रैयतबाड़ी व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिकाना हक बना दिया गया। रैयतबाड़ी व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया, यानी वो अधिकार दिया गया जो जिससे किसान जमीन को बेच सकता है, दान दे सकता है, या किसी भी प्रकार का उपयोग कर सकता है। किसानों को लगान स्वयं जमा करना होता था, इसलिए इन लोग के बीच कोई भी बिचौलिया दलाल नहीं होता था। कर की दर 33% से लेकर 55% तक होती थी। यह व्यवस्था चिर अस्थायी व्यवस्था थी, और इसमें ये पूरे भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था, जो बम्बई, मद्रास और असम के कुछ क्षेत्रों में लागू था। अगर बात करते हैं कि सरकार 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। आखिर क्या कारण था कि 1820 में रैयतबाड़ी व्यवस्था के लागू करना पड़ा? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में सरकार को लगान तहसीलने नहीं जाना पड़ता था, संग्रहण करने नहीं जाना पड़ता था। जमींदारी व्यवस्था में स्वयं जमींदार किसान से लगान को वसूल कर कंपनी में जमा करवाते थे। लेकिन रैयतबाड़ी व्यवस्था में सरकार के जो अधिकारी थे किसानों से लगान वसूल करने आते थे या करवाते थे। अगर इसके पीछे के कारणों पर हम चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि 1810 में या 1810 तक आते आते कृषि एवं किसान से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनका बाजार मूल्य में बढ़ोतरी हो गया। क्या हुआ? कृषि एवं कृषि उत्पाद
का बाजार मूल्य में वृद्धि हुआ। कृषि एवं कृषि उत्पाद के बाजार मूल्य में जब वृद्धि हुआ तो ये वृद्धि का सबसे ज्यादा फायदा जमींदारों को हुआ। जमींदारों को हुआ क्योंकि जमींदार मनमाना टैक्स वसूल कर रहे थे और इसके अलावा कंपनी अस्थायी बंदोबस्त की नीति अपनाई हुई थी, यानी कर की दर अस्थायी थी। इसलिए जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो लाभ होना चाहिए था कंपनी को, वो लाभ से वंचित हो गया और इससे कंपनी का जो इकोनॉमिक आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो गिरने लगी। दूसरी बात है कि 1820 में के आसपास इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री थे डेविड रिकॉर्डो। डेविड रिकॉर्डो ने यह सुझाव दिया कि कृषि उत्पाद में जो अधिशेष आय किसानों को प्राप्त हो रहा है उसी आय पर सरकार को टैक्स लगाना चाहिए। यानी क्या कहा डेविड रिकॉर्डो ने कि कृषि उत्पाद के अधिशेष आय पर कर लगाया जाना चाहिए। डेविड रिकॉर्डो ने सुझाव दिया कि कृषि उत्पाद के अधिशेष आय पर सरकार को टैक्स लगाना चाहिए जिससे किसानों की स्थिति सुधार आ सके और किसान की जो स्थिति है वो बरकरार रह सके। जमींदारी व्यवस्था में जो अधिशेष आय थी, इस अधिशेष आय का सर्वाधिक फायदा जमींदारों को हुआ और इससे डेविड रिकॉर्डो ने सुझाव दिया कि सरकार और किसान के मध्य कोई भी बिचौलिया दलाल नहीं होना चाहिए। यानी क्या कहा, सरकार एवं किसान के मध्य दलाल जिसे कहते हैं, दलाल नहीं होना चाहिए। पहला हम कारण बताएं कि 1810 तक कृषि एवं कृषि उत्पादों में वृद्धि के कारण किसान को जो लाभ हो रहा था उस लाभ से सबसे ज्यादा फायदा जमींदारों को हुआ क्योंकि जमींदार उस पर टैक्स लगाकर अपना लगान वसूल कर लेते थे। लेकिन कंपनी को उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी अस्थायी बंदोबस्त अस्थायी कर की नीति को पालन करता था जिससे कंपनी की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा और जिससे कंपनी ने एक नई भू राजस्व नीति की बारे में सोचने लगा जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो सके। और दूसरी बात थी कि 1820 के आसपास इंग्लैंड के जाने माने अर्थशास्त्री डेविड रिकॉर्डो ने सुझाव दिया कि कृषि एवं कृषि उत्पाद से जो अधिशेष आय प्राप्त हो रहा है सरकार को उसी अधिशेष आय पर टैक्स लगाना चाहिए ताकि किसानों की स्थिति सुधर सके और जमींदारी व्यवस्था में यही अधिशेष आय किसानों जमींदारों को लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा था। इसने सुझाव दिया कि सरकार एवं किसान के मध्य कोई भी बिचौलिया या दलाल या जमींदार नाम से कोई भी शख्स नहीं होना चाहिए। तीसरी
कारण था कि तीसरी कारण पर हम चर्चा करते हैं तो तीसरा कारण था कि किस, किसानों की सुरक्षा के बारे में। किसान जमींदारों द्वारा अत्यधिक शोषित हो रहे थे, मनमाना लगान वसूल कर रहे थे। इससे रैयतवाड़ी व्यवस्था में स्वतंत्रता मिली कि सरकार और रैयत के बीच में किसी भी प्रकार की कोई जमींदार, कोई जागीर, कोई मुखिया का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ कंपनी और किसान। और तीसरा यही कारण था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने का कि किसानों को अत्यधिक सुरक्षा मिल सके, क्योंकि कंपनी तो अस्थायी बंदोबस्त अपना चुकी थी, लेकिन जमींदार मनमाना टैक्स वसूलते थे। और वही व्यवस्था यहाँ किया गया कि रैयत को राज कंपनी सीधा डायरेक्ट दोनों के बीच में समन्वय स्थापित हो सकता है। और तीसरा कारण, चौथा कारण की हम बात करते हैं तो रैयत एवं सरकार के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए चौथा कारण है कि रैयत एवं सरकार के मध्य आपसी समन्वय को स्थापित करने के लिए एवं जिससे दोनों के मध्य जो टैक्स का निर्धारण होगा दोनों के मध्य ही होगा। ऐसे जमींदारी व्यवस्था में जमींदार और सरकार के बीच टैक्स का निर्धारण किया जाता था, लेकिन यहाँ रैयत और सरकार के बीच हो रहा टैक्स का निर्धारण। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाने का यही कारण था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में फिर से सुन लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा लागू किया गया था। यह बम्बई, मद्रास और असम के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। यह पूरे भारत के भूभाग के 51% क्षेत्र पर लागू हुआ था और इसमें किसानों को मालिकाना हक दिया गया, जिससे किसान जमीन को बेच सकता था, गिरवी रख सकता था एवं दान भी दे सकता था। किसान एवं कंपनी के मध्य कोई भी बिचौलिया का प्रावधान इसमें नहीं था, इसलिए किसान स्वयं भू राजस्व का निर्धारित लगान कंपनी को दिया करता था। इसमें जो कर की दर थी 33% से लेकर 55% तक था। 33% से लेकर 55% तक था, ये ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव यह हुआ कि सरकार 33% से 55% जो तक टैक्स था, ये टैक्स को कभी भी बढ़ा सकता था और कभी भी घटा सकता था, जिससे किसानों के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। सरकार कभी 55% वसूल रही है तो कभी 45% वसूल रही है तो कभी 54% वसूल रही है। इससे किसानों के जो आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। आपदा के समय, सूखा के समय, अकाल, इन समय भी कंपनी के अधिकारी मनमाने ढंग से जो निर्धारित कर हैं उनके अनुरूप टैक्स को वसूल रहे थे। इस व्यवस्था में जमींदारों को स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन स्वयं कंपनी के अधिकार जमींदार बन गए थे। अपने उच्च अधिकारी को खुश करने के लिए किसानों से जबरदस्ती इन लोग टैक्स वसूलते थे और टैक्स वसूलने क्रम में किसान साहूकार एवं महाजन से कर्ज लेते थे। साहूकार एवं महाजन से कर्ज लेते थे।
इसी चलते किसान ऋणग्रस्तता की स्थिति में आ गए हैं। दूसरी बात है कि जब किसान साहूकार और महाजन से एक कर को भुगतान करने के लिए ऋण लेते गए, उसी प्रकार ये ऋणग्रस्तता की स्थिति में ऐसा पड़े कि धीरे धीरे अपनी जमीन खोते चले गए हैं। और जो किसान पहले किसान की भूमिका में थे, अब मजदूर की भूमिका में आ गए हैं, अब बिना खेती के मजदूर हो गए हैं। इसलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रयास था वो भी असफल साबित हुआ। कुछ मायनों में सफल था, जैसे किसान और रैयत और जो सरकार थे उनके मध्य जो समन्वय स्थापित थे, उनके माध्यम से किसानों को कुछ छूट प्राप्त था। जैसे उनकी सुरक्षा थी, जमींदार द्वारा शोषण नहीं होता था, एवं ये अपनी जमीन को छोटी छोटी लाभों के लिए बांट भी सकते थे। जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होता था, जमींदार होता था। जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार होता था, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान होता था, जिससे किसान अपनी छोटी छोटी लाभों के लिए जमीन को बांट सकता था, बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में ये प्रावधान नहीं था, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में जमीन का मालिक जमींदार होता था। इसी के अनुरूप 1875 में दक्कन विद्रोह का शुरुआत हुआ। अगर दक्कन विद्रोह के बारे में बताते हैं, चर्चा करते हैं, दक्कन विद्रोह 12 मई 1875 को हुआ था। पुणे जिले के सूपा गांव से शुरुआत हुआ था। पूना जिला के सूपा गांव से यह विद्रोह फैल शुरू होकर ये अहमदनगर तक फैल गया। दक्कन विद्रोह 12 मई 1875 को पुणे जिले के सूपा गांव से हुआ था, एवं यह विद्रोह पुणे जिला से बढ़कर अहमदनगर तक फैल गया था। सूपा गांव एक विपणन केंद्र था, विपणन मंडी था, एक मंडी था ये। यह विपणन केंद्र था। इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के के थे। वासुदेव बलवंत फड़के इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। इस विद्रोह का कारण था कि महाजन साहूकारों द्वारा जो अत्यधिक कर लगा ऋणग्रस्तता की स्थिति में थे, यानी इस विद्रोह का मुख्य कारण था कि साहूकार और महाजनों द्वारा इतना कर लगा दिया गया था कि उस कर से किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, वे गरीब हो गए थे। इसी चलते 12 मई 1875 को पूना के सूपा गांव में किसानों द्वारा महाजन एवं साहूकारों के घर पर हमला कर दिया गया, बही खातों को जला दिया गया, उनको घर को तहस नहस कर दिया गया, जला दिया गया, अनाज मंडी को लूट लिया गया, एवं कितने भी साहूकार एवं महाजन अपने धन संपदा छोड़कर अन्य गांव में भागने के लिए विवश हो गए हैं। जिसके बाद तत्कालीन गवर्नर बंबई के गवर्नर द्वारा इस विद्रोह को कंट्रोल किया गया,
क्योंकि इससे कुछ ही वर्ष पहले 1857 में संतावन का विद्रोह हो चुका था। इसलिए सरकार को भय था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में परिवर्तित न हो जाए। इसलिए गवर्नर जनरल के और वायसराय के अनुरोध पर मद्रास के तत्कालीन गवर्नर ने इसका नियंत्रण किया, जिसके बाद 1878 में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया। दक्कन दंगा आयोग दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1878 में पेश किया। कहां? तो ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में जब पेश किया गया तो इसके एक 1878 में पेश किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही 1879 में कृषि किसान राहत अधिनियम पारित किया गया। जिसमें कहा गया कि किसान को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर यदि वो अपना ऋण नहीं दे सकते हैं तो उस स्थिति में सिर्फ उनको कैद किया जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 1879 में कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। 1878 में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को पेश की गई। 12 मई 1875 को दक्कन विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किए थे। यह विद्रोह पुणे के सूपा गांव से शुरू हुआ था। सूपा गांव उस समय के विपणन केंद्र एक मंडी था और वहां से यह विद्रोह फैलकर अहमदनगर तक गया, जिसके बाद बंबई के तत्कालीन गवर्नर द्वारा इसका नियंत्रित किया गया, जिसके लिए प्रत्येक गांव में पुलिस थाना का स्थापना किया गया, जिस दौरान 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दंडित किया गया था। बात है कि दक्कन विद्रोह हुआ क्यों और दक्कन विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। तो दक्कन विद्रोह के दो कारण थे। पहला, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें किसानों की स्थिति पहले से ही खराब थी, एवं दूसरी व्यवस्था जो तत्कालीन थी कि 1860 के दशक में ब्रिटेन को कच्चे माल के रूप में कपास महत्वपूर्ण था, क्योंकि कपास से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था और उस समय ब्रिटेन को कच्चे माल जो कपास था वो अमेरिका से प्राप्त होता था। लेकिन बात है कि 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन में जो कपास की आयात अमेरिका द्वारा निर्यात किया जाता था उसका भारी गिरावट हो गया। अमेरिका द्वारा जब भारी गिरावट की स्थिति देखी गई तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कपास की आयात को बरकरार रखने के लिए अन्य देशों की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया। उसी दौरान उसने भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि भारत की जलवायु और भूमि कपास उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था और उपयुक्त भी था, क्योंकि यहाँ श्रम भी सस्ता था, भूमि भी उर्वर थी। इसलिए 1860 के दशक में बंबई जैसे प्रांतों में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कपास सौदागरों द्वारा कपास उत्पादक जिला का दौरा किया गया एवं साहूकारों एवं महाजनों द्वारा भारी से भारी ऋण प्रदान करवाया गया, अग्रिम ऋण दिया गया कि आप कपास का उत्पादन कीजिए। इसके लिए लमसम प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपया दिया गया और ये दीर्घ अवधि तक ऋण थी। साहूकार इससे पूर्व इतना ऋण नहीं देते थे, लेकिन उन्हें पता था कि मार्केट में कपास की मांग अधिक है
और जब कपास की मांग अधिक है तो हमको ऋण वसूलने में सुविधा होगी। 1862 तक आते आते भारत ब्रिटेन में 90% कपास का निर्यात करने लगा। 19% स्वयं कपास का निर्यात करने लगा, जिससे भारत को लगा कि हम अमेरिका को पिछाड़ देंगे। लेकिन 1865 में अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो पुनः अमेरिका ब्रिटेन को कपास निर्यात करने लगा, जिससे भारतीय बाजारों में जो कपास का उत्पादन होता था उसकी भारी गिरावट होने लगी, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी भारतीय कपास जो कच्चे माल थे उनका आयात बंद कर दिया, आयात बंद कर दिया, तो भारत से निर्यात ही नहीं हो रहा था। और जब निर्यात नहीं होगा तो भारतीय बाजार में कपास के दाम का मांग एकाएक गिर गया। जब एकाएक गिर गया तो साहूकार एवं महाजन ऋण देना बंद कर दिए एवं जो उन्होंने ऋण दिया था वो ऋण की वसूल करने लगे हैं। समस्या था कि धनी किसान धनी हो गए और गरीब किसान इसमें गरीब हो गए हैं, और किसान जो साहूकार एवं महाजन के ऋण पर निर्भर थे उनकी स्थिति और भी दयनीय होती जा रही थी, क्योंकि किसान अपनी दैनिक जीवन की दैनिक जरूरतों के लिए भी महाजनों साहूकारों पर निर्भर थे। जब इसकी पता ब्रिटिश सरकार को चली तो उन्होंने कुछ कानून और कुछ नियम बनाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन कानून बनाया। परिसीमन आयोग में यह प्रावधान किया गया कि जो किसान ऋण लेते हैं उस ऋण की अवधि 3 वर्ष तक होगी। किसान द्वारा जो ऋण लिया गया है उसकी अवधि 3 वर्ष तक ही रहेगी, क्योंकि वो लोग चाहते थे ब्रिटिश सरकार चाहते थे कि जो किसान पर कर्जा का ऋण का जो दबाव बढ़ रहा वो दबाव कम हो, इसलिए उन्होंने परिसीमन कानून बनाया। परिसीमन कानून में कहा गया कि किसान जो साहूकार से ऋण लेते हैं उस ऋण की अवधि 3 वर्ष तक होगी। इससे जो किसान पर जो ऋण का दबाव बढ़ रहा वो कम हो और साहूकारों से किसानों को बचाव हो सके। लेकिन साहूकारों ने इसका एक विपरीत उपाय निकाला कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक नया एग्रीमेंट साइन करवा लेता था किसानों से। जैसे कानून है कि प्रत्येक जो भी किसान कर्ज लेगा वो कर्ज की मान्यता 3 वर्ष तक ही रहेगा। 3 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार यहाँ उस कर्ज को मान्यता दिया गया, लेकिन किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ थे। इससे साहूकार एवं महाजन प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक नया ऋण पत्र बनवा लेते थे, और ऋण पत्र जो बनवाते थे जो पुराने 3 वर्ष के लिए जो ब्याज था और मूलधन था उस ब्याज और मूलधन को जोड़कर अगले 3 वर्ष के लिए उसको मूलधन के रूप में परिवर्तित कर देता था। जैसे इस 0 से हम 3 वर्ष की बात करते हैं तो इस 3 वर्ष में मूलधन प्लस ब्याज, और अगले 3 वर्ष के लिए अगले मान लीजिए 3 से 6 होगा तो इस 3 वर्ष के लिए ये मूलधन और ब्याज यहाँ का मूलधन हो जाता था, जिससे किसानों की स्थिति और भी दयनीय होती गई। जब किसानों की स्थिति और भी दयनीय होती गई तो किसानों ने साहूकार और महाजनों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और यही विद्रोह दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दक्कन विद्रोह और रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने आपको समझाने का प्रयास किया, और यही ये टॉपिक समाप्त हो जाता है,
जो मॉडर्न इंडिया क्लास 12 का उपनिवेशवाद एवं देहात है, ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी से समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको उपनिवेशवाद क्या है, बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया गया, राजमहल पहाड़ी एवं संथाल विद्रोह को जमींदारी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं दक्कन विद्रोह का क्या प्रभाव था। आज की क्लास हम यहीं तक रख